इस वीडियो में 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया गया है। डैश ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। 1856 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में। उत्तर ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में। डैश ने कहा कि स्त्री एवं पुरुष का भेद प्राकृतिक नहीं है क्योंकि यह केवल शारीरिक भेद है जो ईश्वर द्वारा मान्य नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर के वी हेडगेवार ने, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष ने। उत्तर ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। दिया गया कथन किसने कहा है? वीर सावरकर ने, राजा राम मोहन राय ने, बीसी चटर्जी ने, स्वामी विवेकानंद ने। उत्तर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? आर.सी. दत्त, दादा भाई नारोजी, लॉर्ड लिटन, स्वामी दयानंद। उत्तर ऑप्शन बी दादा भाई नारोजी। वंदे मातरम गीत डैश द्वारा रचा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उत्तर ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। जाट गजट नामक अखबार का प्रकाशन एवं संपादन किसने किया? अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चौधरी छोटूराम। उत्तर ऑप्शन डी चौधरी छोटूराम। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, 23 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी। उत्तर ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। उत्तर ऑप्शन डी राजस्थान। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। उत्तर ऑप्शन सी 8। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए डैश ने संविधान को बदल डाला? इंडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। उत्तर ऑप्शन डी पाकिस्तान ने। डैश तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था? 2010, 2015, 2020, 2014। उत्तर ऑप्शन बी 2015 तक। जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक के शासन से कब मुक्ति मिली? 1947, 1949, 1980, 2023। उत्तर ऑप्शन सी 1980 में। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950। उत्तर ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में डैश सदस्य थे? 250, 542, 100, 299। उत्तर ऑप्शन डी 299। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश। उत्तर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 1 जनवरी। उत्तर ऑप्शन बी 26 जनवरी को। भारत के नगरीय क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी की सिफारिश की जाती है? 2100, 2200, 2300, 2400। उत्तर ऑप्शन ए 2100 कैलोरी। भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। उत्तर ऑप्शन ए बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में है? 25.9%, 21.9%, 22.9%, 20.9%। उत्तर ऑप्शन बी 21.9%। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ डैश में किया गया? 1995 में, 1996 में, 1998 में, 1999 में। उत्तर ऑप्शन डी 1999 में। पैसेज के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? कृषि में केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय ही काम मिलता है। रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है? फसल बोने से लेकर पकने तक की अवधि के दौरान 4 महीने रामू को कृषि में कोई कार्य नहीं मिलता। जब रामू बेरोजगार होता है तो वह क्या करता है? जब रामू बेरोजगार होता है तो वह कभी कभी ईंट भट्टे में
या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम करता है। रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है? रामू का लड़का सोमू पूरक आय प्रदान करता है। अगला प्रश्न, सऊदी अरब में किस प्रकार की सरकार है? सऊदी अरब में राजतंत्रीय सरकार है। सऊदी अरब का राज्य धर्म क्या है? सऊदी अरब का राज्य धर्म मुस्लिम है। सऊदी अरब में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार है, हाँ या नहीं? उत्तर नहीं। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई खबर दे सकती है, हाँ या नहीं? उत्तर नहीं। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। जूनागढ़ की रियासत गुजरात में, क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र काकोरी उत्तर प्रदेश में, मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र मेघालय में, चिल्का झील उड़ीसा में महानदी पर, पेरियार वन्य प्राणी अभयारण्य केरल में। क्रांतिकारियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? भारत में ब्रिटिश सरकार को समाप्त करना, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, नौजवानों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, युवाओं को संगठित करना, सशस्त्र बल का प्रयोग करके क्रांति करना, भारत में क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना करना आदि। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज का क्या योगदान था? 1943 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में एक सभा करके सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सौंप दी, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनानायक बन गए। उन्होंने सैनिक वेशभूषा धारण की। नेताजी ने सेना को 5 भागों में बांटा: गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, झांसी की रानी रेजिमेंट महिलाओं के लिए। आज़ाद हिंद फौज का मूल उद्देश्य ताकत, त्याग और बलिदान के बल पर भारत को आज़ाद कराना था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान के आत्मसमर्पण कर देने के बाद आज़ाद हिंद फौज को भी हार का मुंह देखना पड़ा। आज़ाद हिंद फौज देश को आज़ाद नहीं करवा पाई, लेकिन फिर भी उसने ब्रिटिश साम्राज्य को कमज़ोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं। भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें। जब जन्म लेने वालों की संख्या अधिक और मरने वालों की संख्या कम होती है, तब जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, जिसका कारण वहाँ पर अधिक लोगों का आना या वहाँ से अधिक लोगों का जाना होता है। ज़्यादातर लोग किसी रोजगार की तलाश में कहीं से आते हैं या कहीं जाते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में 2 तर्क लिखिए। लोकतंत्र सभी नागरिकों को राजनीतिक समानता देता है। यह अधिक जवाबदेही वाली शासन व्यवस्था है। इसमें बेहतर निर्णय लिए जाने की संभावना अधिक है। नागरिकों के सम्मान में बढ़ोतरी होती है। लोकतंत्र निरंकुश शासन की संभावना को कम करता है। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? पालमपुर में 450 परिवारों में से 150 परिवारों के पास जमीन नहीं है। इन सभी परिवारों के लोग खेतीहर श्रमिक हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण श्रमिकों में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। उदारवादी कौन थे? उनकी मुख्य मांगें क्या थी? उदारवादियों के मुख्य नेता दादा भाई नारोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि थे। ये सभी नेता ब्रिटिश सरकार से संबंध बनाए रखने के पक्ष में थे तथा उदार और नरमपंथी थे। इनकी मुख्य मांगें: सेना के खर्चे में कमी की जाए, प्रशासनिक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति की जाए, विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की जाए, उच्च पदों पर भारतीयों की अधिक नियुक्ति की जाए, प्रेस पर लगाए प्रतिबंध हटाए जाएं आदि। उदारवादियों का लक्ष्य ब्रिटिश शासन के अधीन ही सब शासन की प्राप्ति करना था।
भगत सिंह की भारत की आज़ादी में क्या भूमिका रही? भगत सिंह को देशभक्ति की भावना अपने परिवार के सदस्यों से मिली। भगत सिंह ने क्रांतिकारी विचारों को अधिक से अधिक युवाओं में पहुंचाने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। भारत के लिए आज़ादी प्राप्त करने के साथ साथ भारत में सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में बदलाव करना उनका उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना की। केंद्रीय विधान परिषद हाल में जब सार्वजनिक सुरक्षा एवं औद्योगिक विवाद बिल पर बहस हो रही थी, तो भगत सिंह और उसके साथी बटुकेश्वर दत्त ने हॉल में बम गिराया। इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए और उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारियां दी, जिसका उद्देश्य अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाना था। भगत सिंह देश को आज़ाद नहीं करवा पाए, लेकिन उनके विचार आज भी नौजवानों के लिए प्रेरणादायक हैं। 10 जुलाई 1929 ईस्वी को सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा आरंभ हुआ, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा हुई और उन्हें 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। गंगा नदी की दो मुख्य धाराओं में भागीरथी और अलकनंदा है। ये दोनों धाराएं उत्तराखंड के देवप्रयाग में आपस में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, उच्चावच मुख्य हैं। हमें संविधान की जरूरत क्यों? संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान के बिना किसी देश की राज्य व्यवस्था को चलाना मुश्किल होता है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को चलाने में मददगार है, क्योंकि इसमें विभिन्न पद और संस्थाओं के लिए कार्य निर्धारित होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की उत्पत्ति एवं प्रसार की व्याख्या करें। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की असफलता और जापान की बढ़ती हुई शक्ति थी। ब्रिटिश सरकार चिंतित थी, क्योंकि भारतीयों के सहयोग के बिना वह जापान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ भारतीयों की सोच थी कि ब्रिटिश सरकार स्वयं जापान का मुकाबला करे, इसलिए वे जापान के आक्रमण से पहले ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते थे। ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से तंग आकर कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया, जिसके अनुसार अंग्रेजों को तुरंत बिना शर्त भारत छोड़ देना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के पास होने के अगले ही दिन कांग्रेस के मुख्य नेताओं को बंदी बना लिया गया। आंदोलन का प्रभाव भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में रहा। इसके साथ साथ गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया, जिसके अनुसार या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आंदोलन में वकीलों, अध्यापकों, व्यापारियों, डॉक्टरों, पत्रकारों, मजदूरों, विद्यार्थियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग में उत्तर के विशाल पर्वत, जिनमें हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का मैदान, जिनमें सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार शामिल हैं। हिमालय क्षेत्र एवं प्रायद्वीपीय पठार में अंतर। हिमालय क्षेत्र अपेक्षाकृत नए और युवा वलित पर्वत हैं। प्रायद्वीपीय पठार बहुत ही प्राचीन भूखंड हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्र में खनिजों की कमी है। प्रायद्वीपीय पठार खनिज पदार्थों से भरपूर हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां बारहमासी है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां बरसाती हैं। हिमालय पर्वत को 3 श्रेणियों में विशाल हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय में बांटा जा सकता है। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों, जिनमें मालवा का पठार और दक्षिण का पठार में बांटा जा सकता है। हिमालय पर्वत का निर्माण तलछटी चट्टानों से हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है। भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन कीजिए।
उत्तरीय मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है जो बहुत ही उपजाऊ है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सिंधु नदी तंत्र का मैदान, इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों जिनमें रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सतलुज द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। इस मैदान का बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। गंगा नदी का मैदान, गंगा नदी उत्तरी मैदान में हरिद्वार में प्रवेश करती है और पूर्व की ओर बहती है। यह मैदान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में है। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान असम राज्य में स्थित है। इस मैदान की रचना ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? संसद केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाती है। यह साधारण और धन विधेयक दोनों प्रकार के विधेयक पारित करती है। इसके द्वारा संविधान में संशोधन होता है। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण करते हैं। सरकार की नीतियों के विषय में विचार विमर्श करने के लिए संसद सर्वोच्च संस्था है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद भाग लेती है। भारत में प्रधानमंत्री के अधिकार कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की समस्त कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। केंद्र सरकार में सर्वाधिक शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री का होता है। वह केंद्र सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करता है। वह मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है और किसी भी मंत्री को पदोन्नत या अपदस्थ भी कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। देश के विकास के लिए योजना बनाने वाली संस्था योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पदों जैसे न्यायाधीश, राज्यपाल, राजदूत आदि की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद में श्रेष्ठ स्थिति के कारण संपूर्ण सरकार उसी के नाम पर चलती है। महात्मा गांधी जी ने सरदार पटेल की बजाय नेहरू को क्यों चुना? क्या आप उसके निर्णय को उचित मानते हैं? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचारों में काफ़ी समानता रही है। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, जवाहरलाल नेहरू भी अहिंसावादी रहे हैं। नेहरू जी के विचार महात्मा गांधी से प्रेरित रहे हैं। गांधी जी आधुनिक और खुले विचारों वाले व्यक्तियों को बहुत पसंद करते थे। उन्हें इनकी झलक पटेल की अपेक्षा नेहरू जी में अधिक दिखाई देती थी। गांधी जी पटेल की विदेश नीति से सहमत नहीं थे। सरदार पटेल उग्र विचारों के थे जबकि नेहरू शांत विचारों के। यही कारण था कि गांधी जी ने नेहरू को चुना। गांधी जी के अनुसार नेहरू जी भारत का संचालन सही कर सकते थे।